$1 अगर कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो 45 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लीटर कम हो सकती है। ये एक गणना है। 115 का 45 मतलब $70। 45 पैसे को 70 से करें 28 रुपये पेट्रोल और डीजल कम हो सकते। क्यों नहीं दे रहे वो फायदा? और जैसे ही 28 रुपया कम होगा, स्टेट गवर्नमेंट तो एड वैल्यू ड्यूटी लेती है, अपने आप कम हो गया। 22 ब्यौरा नहीं। सर, शाहीन खान, विकासशील भारत। आपने लगातार, हम देखते हैं कि केंद्र सरकार को आप बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा अमित शाह सोरेन सरकार को जो है पूरा घेरते हुए कह रहे हैं कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो कुर्सी खाली करो। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं तो आंकड़ों पे बात करता हूँ मैम, ऐसे तो बोलना बेकार है। झारखंड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और हरियाणा की क्या है? हरियाणा की 30% से ज्यादा है। झारखंड की जहां तक मेरी मेमोरी है 8.5 9.5% के आसपास। तो अमित शाह जी खट्टर को कब बोलेंगे कि भाई खट्टर जी, आपने जो इतिहास रचाया हरियाणा में बेरोजगारी का, वो बहुत हो गया, अपनी कुर्सी खाली करो। तो पहले तो नंबर 1 को बोलेंगे कि नंबर 8 को या नंबर 5 के राज्यों को बोलेंगे? तो अमित शाह जी ऐसी रैली क्यों नहीं करते हरियाणा जाके? और क्यों नहीं बोलते कि खट्टर जी, आपने पिछले 7 साल से लगातार हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाया बेरोजगारी में, ये सहन नहीं होगा, या तो रोजगार दो या कुर्सी खाली करो। क्या बोल पाएंगे अमित शाह जी? क्या खट्टर साहब को बोल सकते हैं? खट्टर साहब किनके कोटे के सीएम है मुझे नहीं पता। अमित शाह जी के कोटे के हैं, मोदी जी के हैं, मुझे नहीं पता। मोदी जी के होंगे तो शायद बोल भी दे, हिम्मत जुटा ले। अमित शाह जी के हो तो शायद ना भी बोले। पर प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये है कि जो हरियाणा भारत का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, वो आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे हो गया? जिस हरियाणा की दुनिया में मिसाल दी जाती थी, जहां पे औद्योगिकरण हो, सर्विस सेक्टर हो, जो दिल्ली के पास होने का जो फायदा मिल रहा हो, वो सब होता था। रोजगार का एक लोग दूर सुदूर गांवों से लोग आते थे, रोजगार मिलता था। वो आज बेरोजगारी में 30% से ज्यादा कंसिस्टेंटली क्यों है? क्या अमित शाह जी ये सवाल पूछ सकते? तो मैं कुछ बातों पे मुझे लगता है कि हमें पॉलिसीज इश्यूज पे बात करनी चाहिए। बेकार में मैं भी बोल दूं कि ये वो है, डाटा सपोर्ट कुछ नहीं है, तो ये तो 2 ही आदमी इस मुल्क में बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, बिना डाटा के। हमारे में इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं है झूठ बोलने। ज्यादा दूरी पे नहीं होगा, आप 2 घंटे के सफर में वहां पहुंच जाएंगे। 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताएं कि कौन सा 5 स्टार है। विज साहब, कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी। 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। पाँव है ना, पाँव वो आगे नहीं बढ़ते हैं। आप जब 5 किलोमीटर चल लेते हो ना, तो पाँव आगे नहीं बढ़ते हैं। इतना ताकत लगानी पड़ती उस पाँव को 1 कदम आगे बढ़ाने के लिए। एक बार चलिए विज साहब, ताकि आपको पता लगे कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप जो आधा घंटा शाखा में डंडा लेके घूमते हैं ना, इसमें 6 घंटे चलना पड़ता है, और 6 घंटे स्पीड रहती है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की। विज साहब, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ट्रेडमिल पे 5 मिनट चल के बता दो। और मैं नहीं चाहूंगा आप चलो, कोरोना का आपके टीके लगे हुए हैं, आयु भी वृद्ध है, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा हादसा आपके साथ। तो इसलिए आपके पास कोई जानकारी हो विज साहब तो दीजिए। ये भ्रामक जानकारियां देके कब तक अपना काम करेंगे? नई जानकारी है तो बोलिए ना कि मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं पूरा 24 घंटे बिताऊंगा भारत जोड़ो यात्रा में, फिर मैं बताऊंगा। वहां चलिए हमारे साथ, भोजन भी करिए। 0 डिग्री जब रात को टेम्परेचर होता है ना विज साहब, तब पता लगेगा आपको 5 स्टार। 3 कंबल भी ओढ़ा हुआ आदमी ठिठुरता रहता है और राहुल गांधी एक टी-शर्ट में चलता है। चलिए ना विज साहब, चल के तो बताइए। चल के फिर आपसे हम बात करेंगे और आपसे राय भी लेंगे कि आपने क्या सीखा, क्या पाया। तो बेतुकी बातें करना ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि जो आज भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हुए, जो कल होंगे वो आज से ज्यादा हो रहे, जो परसों होंगे वो कल से ज्यादा हो रहे, प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और भाजपा घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। इसलिए इस तरह की बातों का मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सम्मान पूर्वक ही उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी मुझसे बड़े हैं। पर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा में टिप्पणी करने से पहले एक दिन बिता के तो देखें राहुल भारत जोड़ो यात्रा में।
हाँ, जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो प्रेस की जवाबदेही की बात क्यों नहीं करते कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ प्रसारित हो रहे हैं आपके भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर के ही, चाय की ये मैंने भाई साहब ये वापिस आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आप सबके प्रोफेशन का दिल से बेहद सम्मान करता हूँ। उसमें लिखा गया है, द रिपोर्ट डिस्क्राइब इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया। सबसे खतरनाक देश दुनिया में, उसकी श्रेणी में मीडिया के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए भारत है। तो क्यों प्रधानमंत्री जी इस पे बात नहीं, और क्यों है उसका कारण बता रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री जी से कोई बोल सकता है कि प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहे तो सवाल लेंगे कैसे? अभी आपने मेरे से 1000 सवाल पूछे, कई सवाल मेरे को जानकारी नहीं थी, तो मैंने आपको कहा कि जानकारी लेके दूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूं। एक तो ब्रह्मा जी हुए, और उसके बाद एक व्यक्ति है जो ब्रह्मा अपने आप को समझता है, पर वो नहीं है ब्रह्मा। आपके साथ आपके पास पूरा ज्ञान नहीं होता। तो ये प्रेस फ्रीडम की जो इश्यू है, उसके वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि देश के लोग आज देश छोड़ के जाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि देश के लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा कि देश में वास्तव में हो क्या रहा है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि सर मेरे को और दिन भर इनको, ये तो टीवी देखते हैं ना, तो दिन में इनको पाकिस्तान की भूखमरी दिखाते हैं। इन्होंने कहा साहब वहां तो भूखे मर रहे हैं, आटा ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही देखा होगा, मैं आपको गलत जी सरकार कह रही है डाटा गलत है। बिल्कुल आपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, सरकार कह रही है डाटा गलत है। कौन सा सर ये जो भुखमरी का है, तो केस इस पे बंद करे, सीबीआई ईडी भेज दे, वर्ल्ड किसने करी है वहां जिनेवा में, उस संस्था पे भेज दे, ईडी की छापा मार दे। और क्या कर सकते हो आप? या तो आप डाटा देते नहीं हो और कोई दूसरा डाटा देता है, इंडिपेंडेंट एजेंसी। ये कोई कांग्रेस ने किया है क्या? ये सर्वे किया है ग्लोबल एजेंसी ने। नहीं पसंद आ रहा तो भेज दो ईडी और मार दो छापा, और उसके हेड को बुला लो या ईडी के सामने पेश होने, सम्मन दे के बुला लो, यही कर सकते हो आप। देखिए मैं आपको एक पुरानी कहावत बताता हूँ। बिल्ली अगर दूध पीते हुए आंख बंद कर लेती है ना, तो बिल्ली को लगता है कि किसी ने मुझे देखा नहीं, पर दुनिया में सब देख रहे हैं, समझा? तो आप कह दो मैं तो ये डाटा नहीं मानता, मैं मान लो एक परीक्षा दूं और F ग्रेड आ जाए, मैं कह दूं मैं ये परीक्षा ही नहीं मानता, उससे मेरा ही नुकसान है, क्योंकि पास होने वालों की तो A+ ग्रेड भी आया ना। तो ये इन बेतुके इश्यूज के, सरकार तो कहती है हम CMI का डेटा नहीं मानते, सरकार तो कहती है हम हमारा खुद का डेटा नहीं मानते। जो भारत सरकार का लेबर मंत्रालय ने कहा कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी है, वो तो कह रही है हम तो हमारा ही नहीं मानते। तो अब उनका क्या कर सकते हैं जो कहते हैं हम हमारा डाटा नहीं मानते? फुल इंजन कौन हुआ करता था? देश की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु, कर्नाटक को। क्या हालत है वहां की सरकार को? वो कपड़े, कब्रिस्तान, बुर्का उसके ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, जबकि उनको बात करनी थी AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, 4D, उस पर बात करनी थी, उस पर रिसर्च करनी थी। पर सरकार वहां पे अभी इन चीजों के ऊपर ही नहीं आ पाई कि किसने कौन से रंग का पहन लिया, किसने क्या खाया, किसने बुर्का पहना नहीं पहना, वो उसी में अपना पूरा जीवन लगा है। और वो बोल रहे हैं, वहां के MP सरेआम बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, सरेआम बोलते हैं कि रोजगार सब बेकार है, महंगाई सब बेकार है। आप ये पता लगाओ कि कौन सा धर्म क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो डाटा, जो ग्रोथ के आ रहे हैं नंबर्स, ये आएगा ही ना, टॉप से नीचे तक जाता है ना। आप जो टॉप पे जो काम करते हो, नीचे वाले तो आपको अनुयायी देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं कि तेरे कपड़े देख के तेरा चरित्र बताऊंगा, व्हाट इज दिस? जब प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि कपड़े देख के मैं ये बताऊंगा कि इससे अच्छा पॉलिस्टर इस राज्य में कैसे बने, ये बात नहीं बोली गई उससे। वो कपड़ों का रंग देख के चरित्र बता रहे थे। वो देश में शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन करके देश के विकास का मॉडल बता रहे थे। उन्होंने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि लगातार हमारी हंगर इंडेक्स में रेटिंग क्यों गिर रही है।
उन्होंने ये कंपैरिजन नहीं किया कि प्रेस के लिए सबसे खतरनाक देश भारत क्यों बना हुआ। उन्होंने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि जेंडर गैप में हमारी रैंकिंग 140 देशों में 146 देशों में 135वीं क्यों है। उन्होंने कभी इस पे बात नहीं करी कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि 79% जो गरीब लोग हैं, जो कोरोना के दौरान गरीबी के अंदर आए, एक्सट्रीम पॉवर्टी में आए, वो भारत के लोग थे। उन्होंने कभी ये बात नहीं करी कि जो 2017 में 8.3% से जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, वो कोरोना के पहले 3.7% पर क्यों आ गई। सवाल ये है, हमें लगता है महत्वपूर्ण बिंदु ये है, देश में विमर्श इन मुद्दों पर होना चाहिए, देश में नीतियां इन मुद्दों पर बननी चाहिए। पर जब टॉप में ऐसे उदाहरण सेट हो जाते हैं तो वो बॉटम वाले तो जो ऊपर वाले हैं वो करके जो बोलते हैं वही सीखते हैं। जी सर, आपने नंबर 1 बेरोजगारी में हरियाणा को बताया, लेकिन नंबर 2 पे राजस्थान है जहां आपकी सरकार है जी। इस पे क्या करें? देखिए, बेरोजगारी में नंबर 2 है, मैं जानता हूं, ये कोई आपने कोई नई जानकारी नहीं की, पर कंसिस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट लेवल राजस्थान में सुधर रहा है, हरियाणा में बढ़ रहा है। आप पिछले 12 महीने का आंकड़ा निकाल के देखिए, राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बेटर, मतलब एम्प्लॉयमेंट वहां क्रिएट हो रहा है और हरियाणा में वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करना चाहिए, मैं तो मेरी जिम्मेवारी मानता हूं, हमारी पार्टी की जिम्मेवारी मानता हूं। हम तो ये बोलते ही नहीं कि ये सब खराब है इसलिए तुम ही देखो, पर राजस्थान और हरियाणा में अंतर बेरोजगारी में 10% से भी ज्यादा का, आप ये नंबर भी, ये डाटा भी चेक। तो ये जो इनपुट है ये महत्वपूर्ण है और मैं जिम्मेदारी मानता हूं, हम और सुधार करेंगे। पर पिछले 12 महीने में बेरोजगारी के नंबर को हमने कम किया राजस्थान में, हरियाणा में 12 महीने में बेरोजगारी के नंबर को बढ़ाया, पर हमें और कम करना, इस जिम्मेवारी के साथ आपको कहता हूं, इसकी नीतियां बना रहे। अर्बन नरेगा क्या है राजस्थान में, क्यों जरूरत पड़ी अर्बन नरेगा? अर्बन नरेगा आने से बेरोजगारी का नंबर राजस्थान में कम हो, नीति बनाई ना, क्योंकि सोच थी कि ये नंबर ज्यादा है, इसको कम करना है, इसलिए अर्बन नरेगा। देश में कोई राज्य में अर्बन नरेगा नहीं, पर राजस्थान में। आपके बीच में संबित पात्रा जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये हम कमेटी से चर्चा। यही सवाल कि 3 रुपए बढ़ा दिया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से पूछिए, मत पूछिए, ये कैसा जवाब? देखिए, एमएसपी पे मैं आपको पहले बात करता हूं। जिन सज्जन का आपने बताया कि आपके मित्र हैं, मेरे तो मित्र हैं वो, पर प्रधानमंत्री जी के दुश्मन क्यों बने? मुझे ये समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने रिटर्न रिपोर्ट दी थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रिटर्न रिपोर्ट दी थी, और उस रिटर्न रिपोर्ट का पहला लाइन पढ़ के सुनाता हूं जो मेरे दिमाग में है कि एमएसपी is a legal right to the farmers and it should be given as a mandatory right to the farmers of our country. ये उन्होंने रिटर्न रिपोर्ट में कहा था, उस कमेटी में कहा था जिसके चेयरमैन वो स्वयं थे, तो वो उनका ही रोज विरोध कर देते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी का विरोध कर देते हैं, कभी जो आपने सज्जन का नाम लिया वो प्रधानमंत्री जी का विरोध कर देते हैं। उनको पता ही नहीं कि पहले क्या बोला हुआ, उनको लगता है आज से सारी दुनिया चालू हुई है। आज से दुनिया चालू नहीं हुई, उससे पहले भी आप थे, आपने क्या क्या कथन बोले वो सब लोगों के जहन में है। रही बात जो आपने पूछा और आपने भी जिसका 3 रुपए वैट की बढ़ोतरी की बात कही, देखिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस है, मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, और इसमें 1% की भी त्रुटि नहीं। पिछले मई 2022 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कोई परिवर्तन किया। उस समय कच्चे तेल की कीमत $110, $115, $110-115 प्रति बैरल के आसपास थी। आज भारत सरकार के मंत्री जहां भी जाते हैं बोलते हैं हमने रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीदा और $45 प्रति बैरल में खरीदा। 110 से $45 हुआ, मतलब आधे से भी कम कच्चे तेल की कीमत हुई। क्या भारत सरकार ने उसका फायदा देश के उपभोक्ताओं को दिया? हमने तो भारत सरकार को कह दिया कि आप जो एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो लेते रहिए, पर जो कच्चे तेल की कीमत का जो फायदा है वो तो देश के लोगों को दीजिए।
वो क्यों नहीं दे रहे? और अगर वो कच्चे तेल की कीमत कम हो जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो वैट होता है वो परसेंटेज के आधार पे होता है, तो जैसे ही वो कच्चे तेल की कीमत कम होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट भी कम हो जाएगा। भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम नहीं होगी, क्योंकि वो पर लीटर के अनुसार होगी, ये एड वैलोरम होती है। तो हम तो ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर आप कम करो और हम बढ़ा दें तो हम दोषी हैं, मानते हैं हम दोषी। पर आपने तो कच्चे तेल की कीमत का फायदा उपभोक्ता को 1 पैसे का नहीं दिया, कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई। और एक और रिसर्च का आंकड़ा दे रहा हूं, $1 अगर कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो 45 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लीटर कम हो सकती है। ये एक गणना है। 115 का 45 मतलब $70। 45 पैसे को 70 से करें 28 रुपए पेट्रोल और डीजल कम हो सकते। क्यों नहीं दे रहे वो फायदा? और जैसे ही 28 रुपया कम होगा, स्टेट गवर्नमेंट तो एड वैलोरम ड्यूटी लेती है, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन आपने बढ़ाए तो 3 रुपए, ये तो बताइए। देखो, मेरे पास हिमाचल का कोई फाइनेंशियल अभी डाटा है, तो मैं आपको बिना डाटा के बात करूंगा, मेरी आदत नहीं कि मैं झूठ बोल दूं, अनशन कुछ भी मेरे पास। पर मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। संबित पात्रा जी पूछ रहे हैं। संबित पात्रा जी का क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, उनको क्या जवाब, उनको तो बस बहुत है उनके लिए तो इतना जवाब। उनका क्या नॉलेज है आपको? मेरे मुंह से यहाँ पे इस पटल पे हम सबकी इज्जत करते हैं, उनके मेरे मुंह से क्यों सुना रहे हैं उनके बारे में? उनको पता है कि कच्चा तेल कहाँ से आता है, पता है उनको तो लगता है गुजरात से आ रहा होगा कच्चा तेल। उनको पता नहीं कच्चा तेल दूर से देशों में आता है। उनको पता है कि देश में इंडियन ऑयल कैसे, वो एक तेल कंपनी के बोर्ड में भी रहे, उनको पता है कि रिफाइनिंग में कितने प्रोसेस होते हैं और पर लीटर क्या कॉस्ट आती है रिफाइनिंग की। पूछ के आना, अगर बता दें तो मैं उनका जवाब जरूर दूं। आप मेरे नाम से पूछना कि आपके लिए पूछा उन्होंने कि रिफाइनिंग कॉस्ट कितनी आती है पर लीटर। तो ये इस तरह की बातें मैं नहीं करना चाहता, पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि देश में आज के समय गुंजाइश है 20 से 25 रुपए प्रति लीटर। सिर्फ कच्चे तेल की घटत का अगर फायदा कंज्यूमर्स को दे दिया जाए तो 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। और जैसे ही ये 20 से 25 घटेंगे, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की एड वैलोरम ड्यूटी घटेगी। अगर ये घटत के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट्स बढ़ाती है तो मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। पर अभी क्यों उन्होंने बढ़ाए, क्या जयराम ठाकुर जी ने क्या क्या कारिस्तानियां पहले करके गए हैं वो हिमाचल के जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो सारे फाइनेंशियल डिटेल्स मेरे पास नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूंगा वो एक तरह का एक एजम्पशन होगा जो नहीं देना चाहिए किसी को।